जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना केवट स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चनों को डेली 10 से 15 क्वेश्चन एवरेज लगाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षा धाम की बुक इसके लिए बहुत ही सफिशियंट है और एमपीजीके के लिए, और अगर हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए परीक्षा धाम की बुक, जिसमें हम 10-15 क्वेश्चंस को कवर करते हैं और इसकी जो व्याख्या है वो बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, जिससे कि हमारा एक के साथ कई सारी कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है कि लाल बलुआ पत्थर से मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के से बनाई गई वह कौन सी इमारत है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नचना कुठरा मंदिर, और बी ऑप्शन है भोजपुर शिवलिंग, पशुपतिनाथ और सांची का स्तूप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांची का स्तूप। आपने अगर सांची के स्तूप को देखा होगा तो वो लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। दोस्तों, इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, किन चट्टानों में? विंध्यन क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं और सांची का स्तूप इसी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है। तो प्रश्न अगर पूछ ले कि कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। धारवाड़, आर्कियन चट्टान, कडप्पा चट्टान, गोंडवाना चट्टानें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है गोंडवाना चट्टानें, क्योंकि कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना चट्टानों में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। दोस्तों, गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है वो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। यानी कि अगर पूछ ले कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ है, किस काल अवधि में हुआ है, तो कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग तक। मध्य प्रदेश में यह चट्टानें पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर एवं बघेलखंड में पाई जाती है। तो अगर पूछ ले कि बघेलखंड में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, सोन घाटी में और पेंच घाटी में, तो आपको बताना है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और यह चट्टान कोयला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों, अगर प्रश्न पूछ ले कि कोयला सर्वाधिक किन चट्टानों में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि गोंडवाना क्रम की गोंडवाना चट्टानों में कोयला पाया जाता है सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो महादेव उपक्रम है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जबलपुर देवरी उपक्रम, तालचेर उपक्रम, पचमढ़ी उपक्रम। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें जो महादेव उपक्रम है उसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो महादेव में है वो पचमढ़ी उपक्रम है। पचमढ़ी उपक्रम कहाँ है? महादेव उपक्रम में। इसलिए महादेव उपक्रम को और किस नाम से भी जाना जाएगा? पचमढ़ी उपक्रम से। तो मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को पचमढ़ी उपक्रम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है। यानी कि जो काली मिट्टी है वो किन चट्टानों के अपरदन से बनी है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दक्कन ट्रैम्प, आर्कियन चट्टान, कडप्पा चट्टान और धारवाड़ चट्टान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्कन ट्रैम्प, क्योंकि मालवा का जो पठार है वो दक्कन ट्रैम्प से निर्मित हुआ है और काली मिट्टी अधिकतर जो है वो कहाँ पाई जाती है? मालवा पठार में। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या, क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई और जिसके फलस्वरूप बेसाल्ट दक्कन ट्रैम्प चट्टानों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि जो बेसाल्ट दक्कन ट्रैम्प है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, क्योंकि ये जो दक्कन ट्रैम्प है वो ज्वालामुखी क्रियाओं से बना है
ये और इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप बेसाल्ट दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों को बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। इन चट्टानों को बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। किन चट्टानों को? दक्कन ट्रैप को बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग यानी कि मालवा पठार में पाई जाती है। तो अगर हम यहाँ से देखें मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश का ये जो पश्चिमी भाग है ये कौन सा है? मालवा का पठार। तो मालवा का पठार में ही ये दक्कन ट्रैप पाए जाते हैं और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, यहाँ पश्चिमी भाग में है। इन चट्टानों से काली मृदा का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों अगर प्रश्न ऐसा बने कि किन चट्टानों से काली मृदा का निर्माण हुआ है तो आपको बताना है कि दक्कन ट्रैप से काली मृदा का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? यानी कि ये जो चट्टानें दी हुई है ऑप्शन में, इनमें से ऐसी कौन सी चट्टान है जो नवीनतम है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। धारवाड़, आर्कियन, टर्सरी, गोंडवाना। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों जो टर्सियरी चट्टान है, सॉरी यहाँ पे टर्सरी लिखा है, मिस्टेक हो गया है। तो चट्टानों का निर्माण हिमालय निर्माण के साथ हुआ। प्रश्न अगर ऐसा पूछे कि वह कौन सी चट्टान है जिसका निर्माण हिमालय निर्माण के साथ हुआ, तो आपको बताना है कि टर्सरी चट्टान का निर्माण हिमालय निर्माण के साथ हुआ। यह सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। मध्य प्रदेश में नदी घाटी में विशेषता नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्मदा और सोन घाटी में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो नदी घाटी में कौन सी चट्टान पाई जाती है? टर्सरी चट्टान पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि टर्सरी चट्टान जो है वो नवीनतम चट्टान है। याद रखना है कि धारवाड़, आर्कियन, टर्सरी और गोंडवाना क्रम में टर्सरी क्रम की जो चट्टान है वो सबसे नवीनतम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? दोस्तों मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ताप्ती, सोन, बेतवा, चंबल। तो दोस्तों जो मालवा का पठार है वो नर्मदा और चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी यानी कि चंबल इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख जो जल विभाजक है वो मालवा का पठार, चंबल और नर्मदा नदी के मध्य जो मालवा का पठार है वो चंबल और नर्मदा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। मालवा का पठार अच्छे से याद रखना है कि जो मालवा पठार है वो किन किन नदियों के जल विभाजक का कार्य करता है? तो ऊपर चंबल है और नीचे नर्मदा नदी है। और ऐसे ही यमुना, कैमूर, यमुना और सोन, जो कैमूर श्रेणी है वो यमुना और सोन नदी, कैमूर यहाँ पे कैम लिखा है, इसमें कैमूर, जो कैमूर श्रेणी है वो यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। और अमरकंटक जो है वो महानदी और सोन या कि नर्मदा नदी के मध्य, अमरकंटक श्रेणी जो है वो नर्मदा और सोन या कि नर्मदा और महानदी और नर्मदा या महानदी या सोन, इन दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। चलिए दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? देखिए ऑप्शन, नीमच व सीहोर, उज्जैन एवं रतलाम, देवास एवं विदिशा, बैतूल एवं नरसिंहपुर। तो आपको सबसे पहले इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, फिर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा जब हमें पता चल जाएगा कि किस किस पठार में कौन कौन से जिले हैं। तो चलिए मध्य भारत के पठार में देख लेते हैं। ये क्षेत्र हैं और इससे संबंधित जिले हैं। तो मध्य भारत पठार जो है उसमें कौन कौन से जिले हैं? मध्य भारत के पठार में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, इन जिलों से मिलकर मध्य भारत का पठार बना हुआ है। बुंदेलखंड का पठार, तो दोस्तों बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन से जिले हैं? निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, अशोकनगर। तो ये निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, अशोकनगर ये
किस पठार के अंतर्गत आते हैं ये जिले? बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। फिर देख लेते हैं मालवा का पठार। मालवा के पठार में इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, सीहोर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, यानी झाबुआ से लेकर पूरा इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम तक कौन सा पठार है? मालवा का पठार। रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार में पन्ना, सतना, दमोह, कटनी, यानी कि कटनी किस में आता है? रीवा पन्ना के पठार में आता है। पन्ना, सतना, दमोह, ये सब किस में आते हैं जिले? रीवा पन्ना के पठार में आते हैं। नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में कौन कौन से आते हैं? होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खरगोन, जबलपुर। तो जबलपुर दोस्तों याद रखना है, नर्मदा घाटी में, किसमें? नर्मदा घाटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सतपुड़ा मैकाल। तो सतपुड़ा मैकाल किस में आता है? छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर और बड़वानी। बघेलखंड के पठार सीधे सिंगरौली, शहडोल, रीवा। ये तो बघेलखंड के पठार जो कि जिसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत सीधे सिंगरौली, शहडोल, रीवा, क्योंकि ये पूर्व की ओर हैं, इसलिए इसे हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि बघेलखंड का जो पठार है उसके अंतर्गत आने वाले जिले सीधे सिंगरौली, शहडोल, रीवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या पूछा है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला? मालवा पठार। मालवा पठार में किसमें? मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है। तो देख लेते हैं कि ये है मालवा पठार और इसमें सम्मिलित जिला कौन कौन सा? इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, सीहोर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ। तो कौन नहीं है इसमें? नीमच एवं सीहोर। तो सीहोर तो है इसमें। उज्जैन एवं रतलाम, तो इसमें रतलाम भी है। देवास एवं विदिशा, तो देवास है। बैतूल एवं नरसिंहपुर, तो दोस्तों ऑप्शन होगा डी, बैतूल एवं नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर किस में आता है? नरसिंहपुर आता है नर्मदा घाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? क्वेश्चन क्या पूछा? सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि मध्य भारत पठार की नदियों के बारे में पूछ रहा है कि अगर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार की जो नदियां हैं वो आमतौर किस दिशा में प्रवाहित होंगी। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि मध्य भारत पठार की नदियाँ, अधिकतर नदियाँ जो हैं वो किस दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पूर्व, उत्तर और उत्तर पश्चिम और पश्चिम। तो दोस्तों हमें मध्य भारत पठार की नदियों के बारे में बताना है कि उनका प्रवाह किस दिशा में है। तो दोस्तों उत्तर और उत्तर पश्चिम, क्योंकि मध्य भारत जो है वो उत्तर की ओर है मध्य प्रदेश के, तो इसलिए इससे प्रवाहित होने वाली नदियाँ उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर ही जाएंगी, प्रवाहित होंगी। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो दोस्तों मध्य भारत पठार की जो नदियाँ हैं उनमें से देख लो कौन कौन सी नदियाँ हैं मध्य भारत पठार के अंतर्गत में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो चंबल, काली सिंध, पार्वती, ये सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो कि उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जो उत्तरोत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा पठार मध्य प्रदेश में चावल का प्रमुख उत्पादक है? बालाघाट का पठार, सतपुड़ा का पठार, बघेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार। दोस्तों इसका राइट आंसर है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्रों को अच्छे से देख लो आप कि प्राकृतिक क्षेत्र और ये प्रमुख है फसल उत्पादक। तो बघेलखंड के पठार में इसकी प्रमुख फसल क्या है? चावल। बघेलखंड में मालवा के पठार में सोयाबीन और गेहूं, सतपुड़ा का पठार मक्का, मध्य भारत का पठार सरसों, बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड में क्या होता है? गेहूं और तिल, नर्मदा घाटी में गेहूं, गन्ना और दाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? सतपुड़ा क्षेत्र है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित जो श्रेणियां हैं उसमें से अगर हम पश्चिम यानी कि यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर इधर तक पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला अगर हम क्रम देखें, ये MPPSC 19 या 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव की श्रेणी, मैकाल श्रेणी,
बी है महादेव श्रेणी, बड़वानी की श्रेणियाँ, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी और बड़वानी की पहाड़ियाँ। और इसका हमें क्या बताना है, इसकी सही स्थिति, इसका अरेंजमेंट बताना है कि इसका अरेंजमेंट सही पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होगा। तो चलिए, मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व बड़वानी हिल्स, महादेव हिल्स और मैकाल श्रेणी विस्तृत है। तो दोस्तों, कल मैंने बताया था ऐसे डायग्राम में कि ये जो सतपुड़ा श्रेणी है, इसमें यहाँ पे मैकाल श्रेणी, यहाँ पे महादेव और यहाँ पे राजपीपला की जो है पहाड़ियाँ बताया था। तो इस श्रेणी में यहाँ पे मैकाल पूर्व में आएगा और मध्य में क्या आएगा, महादेव। तो देखिए, बड़वानी नहीं होगा क्योंकि मैकाल श्रेणी कहाँ है, पश्चिम में। फिर बड़वानी ए भी नहीं होगा क्योंकि महादेव श्रेणी कहाँ है, मध्य में। महादेव श्रेणी, बड़वानी की श्रेणियाँ और मैकाल श्रेणी, ये तो सही है कि ये पूर्व में है, लेकिन महादेव श्रेणी तो मध्य में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैकाल, महादेव और बड़वानी की पहाड़ियाँ, ये राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है, सबसे पहले क्रम में आएगा पश्चिम में बड़वानी की पहाड़ियाँ, मध्य में महादेव की श्रेणी और मैकाल श्रेणी। अगर आपको एक भी डायग्राम पता है ना कि मैकाल श्रेणी कहाँ है और महादेव श्रेणी कहाँ है, तो आप इसका आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में ताप्ती घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ताप्ती घाटी मध्य प्रदेश में किन किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। विंध्याचल एवं पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और अरावली, विंध्याचल एवं अरावली, सतपुड़ा और अजंता। और इसका राइट आंसर है सतपुड़ा और अजंता, क्योंकि ताप्ती जो है वो सतपुड़ा के नीचे से बहती है और फिर उसके नीचे अजंता श्रृंखला है, इसलिए विंध्याचल एवं पश्चिमी घाट तो होगा नहीं, सतपुड़ा और अरावली भी नहीं होगा क्योंकि अरावली ऊपर है और सतपुड़ा तो यहाँ बीच से तो नहीं बहेगी, और विंध्याचल अरावली ये भी नहीं होगा, तो ये सतपुड़ा और अजंता है। ताप्ती घाटी सतपुड़ा और अजंता श्रृंखला के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल पर्वत की बात कर रहा है, सतपुड़ा की नहीं, विंध्याचल पर्वत की बात कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी, सबसे पहले तो हमें प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक बार समझ में ना आए तो हमें दोबारा पढ़ना है, दोबारा समझ में ना आए तो एक बार और पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर आता हुआ भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते और वो गलत हो जाता है हमसे, क्योंकि हम क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो चलिए, ये विंध्याचल क्रम की पूछ रहा है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में हो कि सतपुड़ा और हम जल्दी से धूपगढ़ की चोटी लगा दें तो गलत हो जाएगा। चलिए, मिकाई चोटी, गुडविल चोटी, धूपगढ़ चोटी और कासकोट चोटी। तो दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 3 भाग हैं। सबसे पहले तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 3 भाग देख लो कौन कौन से हैं। विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। विंध्याचल, भांडेर, कैमूर ये किसके भाग हैं? विंध्याचल पर्वत के। ये पश्चिमी भाग के अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ी, वाचू पॉइंट, काकड़ी बड़ी, शकलनपुर व भीमबेटका आते हैं। तो विंध्याचल है वो किधर पे है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, या कि जो विंध्याचल है, जो विंध्याचल पर्वत है उसके पश्चिमी भाग में विंध्याचल है, मध्य में भांडेर और पूर्वी इसका कैमूर श्रेणी है इसकी। तो ये पश्चिमी भाग है और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मांडू, असरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट। अगर प्रश्न पूछ ले कि मांडू असरफी पहाड़ी किस पर्वत का भाग है, तो भाई आपको बताना है कि मांडू असरफी पहाड़ी जो है वो विंध्याचल पर्वत का भाग है, विंध्याचल पर्वत का।
ऐसी वांचू पॉइंट पूछ ले, काकड़ी बरणी पूछ ले, सकलनपुर या भीमबेटका। भीमबेटका किसके अंतर्गत आती है, भीमबेटका किस पर्वत के अंतर्गत आती है, तो आपको बताना है विंध्याचल पर्वत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर अलग अलग किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो विंध्याचल के अंतर्गत आती हैं मांडू, असरफी, वांचू पॉइंट, काकड़ी बरड़ी, सकलनपुर और भीमबेटका। नेक्स्ट भांडेर देख लो, इसके अंतर्गत ये विंध्याचल का मध्य भाग है, तो भांडेर विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी आती है और विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी जो सद्भावना चोटी है, तो ये किसके अंतर आती है, गुडविल चोटी। इसे सद्भावना चोटी भी कहा जाता है। सद्भावना चोटी को गुडविल चोटी भी कहा जाता है, गुडविल चोटी को सद्भावना चोटी भी कहा जाता है। ये भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आती है जो कि विंध्याचल का मध्य भाग है और इसकी जो ऊंचाई है गुडविल की, ये 752 मीटर है, जो दमोह में स्थित है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि जो ये सद्भावना चोटी या कि गुडविल चोटी है, यह भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आती है और ये किस जिले में है, तो दमोह जिले में है। कैमूर, ये विंध्याचल और विंध्याचल का कैमूर जो है यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। तो अगर ये विंध्याचल पर्वत है तो ये पूर्वी भाग में क्या है, कैमूर श्रेणी। ये विंध्याचल का पूर्वी भाग है, इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत है और यहीं पे त्रिकुटा पर्वत है जहाँ पे मैहर में शारदा माता का मंदिर है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि और अक्सर पूछा जाता है कि जो मैहर में शारदा माता का मंदिर है वो किस पर्वत में है, तो त्रिकुटा पर्वत में। त्रिकुटा पर्वत किसके अंतर्गत आता है, कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आता है। और कैमूर श्रेणी किसके अंतर्गत आती है, विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आती है और विंध्याचल पर्वत की यह क्या है, पूर्वी भाग है। यह केन नदी का उद्गम स्थल है। इतना ही नहीं, यह केन नदी का उद्गम स्थल है, वह कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। देखिए जो कैमूर श्रेणी है वो यमुना और सोन या नर्मदा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और अच्छे से MCQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम अगर है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और लाइक करिए।